हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट्स में हमने इसमें पढ़ा। पहली थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल, दूसरी हम पढ़ रहे हैं जूट टेक्सटाइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकेंड प्लेस एंड एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, यानी सबसे ज़्यादा जो जूट प्रोड्यूस हो रही है वो इंडिया में हो रही है, उसका सामान भी इंडिया में बन रहा है। लेकिन द सेकेंड प्लेस एंड द एक्सपोर्टर, वो कह रहा है कि प्रोड्यूसर में तो फर्स्ट नंबर पे है, पर एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश फर्स्ट है, हम लोग सेकंड पोजीशन पे हैं। अब ऐसा क्यों है कि बांग्लादेश फर्स्ट है? इसके लिए आप इस पहरे को पढ़ सकते हैं, इस स्टेंजे को। आफ्टर पार्टीशन 1947, जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो जूट मिल्स जो हैं वो इंडिया में रह गई, और जो आप ये कह सकते हो कि लार्जेस्ट थर्ड फोर्थ पोजीशन जो एरिया था वो कहाँ चला गया? बांग्लादेश कह दो या उसे ईस्टर्न पाकिस्तान कह दो, वहाँ चला गया। यानी कि जैसे ही पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान भारत या बांग्लादेश भारत सेपरेट हुआ, तो वो प्लेस जहाँ जूट ज़्यादा ग्रो करती थी, वो एरिया जहाँ जूट ज़्यादा होता था, वो एरिया बांग्लादेश में चला गया। लेकिन जूट की मिल जो थी, जो जूट को आप कह सकते हो फिनिश करके कोई गुड्स बना रही थी, सामान बना रहे थे, वो एक तरह से इंडिया में रह गई। इसीलिए बांग्लादेश को ज़्यादा से ज़्यादा जूट को क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में तो जूट की मिल हैं, तो जूट से वो क्या बना लेती है? कारपेट बना लेती है, बोरी बना लेती है, सूतली बना लेती है, बहुत सारा मटेरियल, बैग्स बना लेती हैं, और उसको फिर क्या करती हैं? मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, हम लोग जूट को बेचने बजाय जूट का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि बांग्लादेश के पास पार्टीशन के बाद जूट की मिल कम रह गई और जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा रह गया। इसीलिए बांग्लादेश वालों ने क्या किया? रॉ जूट को ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए बांग्लादेश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है रॉ जूट को, जबकि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है। ओके, ये बात क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि बांग्लादेश, अगर प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है तो बांग्लादेश एक्सपोर्टर क्यों है? तो ये आप बता सकते हो कि पार्टीशन के टाइम में जूट की मिल्स जो हैं वो इंडिया में रह गई और प्रोडक्शन का एरिया जो है वो बांग्लादेश में चला गया। अब हुआ क्या कि जूट की मिल वहाँ क्यों नहीं बनाई गई जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है? होता तो यही है कि जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे जूट की मिल बनाई जाती है। तो उसके पीछे एरिया क्या, उसके पीछे जो कारण है वो ये बेटा कि हुगली बैंक के रिवर एक नैरो बेल्ट है जहाँ जूट को प्रोसेस में लिया जाता है। यानी हुगली बेल्ट के नियर अबाउट, मतलब जब जूट को रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाया जाता है तो उसको काफ़ी टाइम तक पानी की ज़रूरत रहती है, उसे पानी में कुछ टाइम भिगो कर रखा जाता है, समझे? तो इसीलिए पानी की ज़रूरत थी, और हुगली रिवर के नज़दीक, हुगली जिसे गंगा भी बोलते हैं ना, हुगली रिवर के नज़दीक आप ये कह सकते हो कि पानी की अवेलेबिलिटी थी। इसीलिए ज़्यादातर मिल्स जो थी वो हुगली रिवर के नियर अबाउट ही एस्टेब्लिश हुई। इसीलिए ज़्यादातर मिल वेस्ट बंगाल में रह गई और बांग्लादेश में प्रोडक्शन होता रहा। ठीक है, उसके बाद हम आगे कर रहे हैं कि मतलब कंडीशंस क्या हैं, लोकेशन क्या है हुगली रिवर की, और किस लिए जूट वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मिल्स वहाँ पे बनी। सबसे पहली कंडीशन इन्होंने बताई है एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। नहीं, पहले ये थी कि हुगली रिवर के नज़दीक, क्योंकि रॉ मटेरियल को इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी आई एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि जिस टाइम मिल बनी थी तो हमारा माल विदेशों में ज़्यादा जाता था, यानी कॉलोनियल टाइम पीरियड था, ब्रिटिशर्स अपने वहाँ हमारे रॉ मटेरियल को कह लो या जूट से बने चीज़ों को ले जाते थे, तो उन्हें ऐसी जगह लोकेट करनी थी मिल्स के लिए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता और वो अपना सामान वहाँ ले जा सकते। इसीलिए दूसरा उन्होंने क्या किया कि रेलवे की फैसिलिटी आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही अपने यहाँ पे थी। तो क्योंकि रेलवे की फैसिलिटी होने के कारण अगर इंडिया में भी कहीं भी सामान पहुँचाना होता था तो इजीली और चीपर रेट पे पहुँच जाता था, इसीलिए मिल्स को वहाँ एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये बता चुके हैं कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अबेंडेंट वाटर चाहिए होता था, इसीलिए हुगली रिवर के नियर अबाउट का एरिया चूज़ किया गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चीप लेबर। अब लेबर कैसा होता था वहाँ पे? चीप लेबर मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे ऐसी थी जिनको काम नहीं मिल रहा था और वहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिल गए, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे मिल एस्टेब्लिश की। ठीक है, उसके बाद क्योंकि लेबर ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मिल्स ज़्यादा थी, तो बैंकिंग वगैरह
की फैसिलिटी भी वहाँ पे मिलने लगी। ठीक है, ये तो अब तक बताया गया आपको कि जूट को प्रोसेसिंग में लाने के लिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कैसी होती है, और इंडिया क्यों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर पे है, ये आपको अब तक बताया गया। अब हम बताते हैं चैलेंजेस क्या क्या थे, यानी कि आप समझ सकते हो कि कोई भी अगर मिल चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है तो उसके चैलेंजेस भी तो होते हैं, अच्छाई है तो कोई बुराई भी है। अब हम चैलेंजेस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज क्या क्या है, इंटरनेशनल स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। ये आप समझ लीजिए, स्टिफ कंपटीशन होता था किसका, जूट का और सिंथेटिक सब्सटेंस का। अब जूट तो जो है वो आप ये कह सकते हो कि एनवायरनमेंट के फेवरेबल है, एनवायरनमेंट से उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट कोई नुकसान नहीं दे रहा है एनवायरनमेंट को वो पॉलीथीन्स वगैरह की बजाय। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश वगैरह में आप कह लो, या ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कंपटीशन देते थे सिंथेटिक सब्सटेंस को जूट के साथ। अब अपने यहाँ तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं एनवायरनमेंट कंडीशन को देखते हुए, लेकिन होता क्या था कि जो सिंथेटिक सब्सटेंस है वो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपीन, इजिप्ट, थाईलैंड, उन देशों के साथ सिंथेटिक सब्सटेंस का और जूट का एक कंपटीशन रहता था। वो जहाँ हम लोग जूट यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करते थे, तो उसका कंपटीशन ज़्यादा होता था। एक तो ये चैलेंज है इन सब देशों के बीच में। मे बी वो भी उसी रेट क्वालिटी का होगा, रेट के आजू बाजू जितना हमारा जूट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि मतलब आजकल तो ये गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया, ये रहा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई हैं कि पैकिंग वगैरह के लिए, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके लिए आपको जूट के बैग ही लेने चाहिए, या आप कागज़ के ले सकते हो, बट जूट ज़्यादा लेंगे क्योंकि कागज़ लेते हैं तो हम अपने पौधों को, मतलब पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जूट के बैग्स जो हैं अपने यहाँ तो अब आप ये कह सकते हो कंपलसरी कर दिए। इवन शिमला वगैरह जाते हो तो आज बैन भी है पॉलीथीन्स पर, 500 रुपये का आपको चार्ज भरना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि फिर भी क्या हुआ कि जो जूट था वो अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी आप ये कह सकते हो कि आजकल थोड़ा सा जूट के लिए मतलब थोड़ा सा लोगों को ये हुआ है, अपॉर्चुनिटी है अपने पास जूट को अच्छा बनाने की, कि लोग जूट को अच्छा समझते हैं और उसे लेने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इन सब कंट्रीज़ में घाना, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए, हमारे जूट की डिमांड बढ़ी है, यानी अब हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं जूट को, और वर्ल्ड मार्केट में अपनी आप एक ये कह सकते हो कि अच्छी इमेज बना सकते हैं, क्योंकि जूट जो है वो इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है, तो इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो मे बी कि आगे आने वाले और कुछ टाइम में हमारे जूट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी और हम और वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है उसमें कंपटीशन में रहेंगे। ओके, हमने अब तक किया जूट टेक्सटाइल कर लिया, हमने कॉटन टेक्सटाइल कर लिया। जो नेक्स्ट एग्रो बेस्ड यूनिवर्सिटी है शुगर इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।